नमस्कार, मैं फ़रोज़ खान आप सभी का स्वागत करता हूं सफ़ल खेती में। आलू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको दो चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। पहला न्यूट्रिशन और दूसरा रोगों से बचाव। न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों पर मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाली बीमारियों या रोगों के बारे में। ज़्यादातर किसान भाइयों को ये लगता है कि जितना ज़्यादा आलू की फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, लेकिन किसान भाइयों को शायद यह नहीं पता कि पोषक तत्वों के साथ साथ फसल को बीमारियों से दूर रखना भी बहुत ज़रूरी है। पौधे की वृद्धि तो आप कुछ न कुछ खेत में डालकर करवा ही लोगे, लेकिन अगर आपके खेत में कोई बीमारी आ गई और उसका सही समय पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो निश्चित ही रूप से वह कुछ न कुछ आपके उत्पादन में कमी करके रहेगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आलू की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अगैती झुलसा बीमारी के बारे में विस्तार से बात करूंगा और जल्द ही अगली वीडियो आएगी जिसमें हम पछैती झुलसा बीमारी के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए जानते हैं अगैती झुलसा या अर्ली ब्लाइट के बारे में। आपको यह रोग सभी आलू उत्पादक क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, पर यह पछैती झुलसा या लेट ब्लाइट जितना महत्वपूर्ण नहीं है। शायद ही फसल को यह गंभीर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस रोग के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी यह रोग फसल को काफ़ी प्रभावित कर देता है। आलू की फसल में यह रोग अल्टरनेरिया सोलानी कवक के कारण होता है और इस रोग को फैलाने वाले कवक के स्पोर्स प्रभावित पौधे के मलबे जैसे जड़, तना, पत्ती तथा कंद में 17 महीने से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं और जब इन स्पोर्स को अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये जर्मिनेट होकर नई फसल को प्रभावित करते हैं। खेत या फसल में शुरू का इन्फेक्शन होने पर एक पौधे से दूसरे पौधे में यह रोग हवा तथा पानी के माध्यम से फैलता है। अब जानते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। शुरुआती चरण में आपको नीचे वाली या पुरानी पत्तियों पर भूरे या काले रंग के रिंग आकार में गोल गोल कुछ इस तरीके के धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यह धब्बे बढ़ते जाते हैं। तीव्र अवस्था में इस रोग से संक्रमित पौधे की पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं और संक्रमण कंदों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण कुछ इस तरीके के कंदों पर गहरे और दबे हुए गोलाकार या अनियमित आकार में घाव बनने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जिनमें यह रोग कुछ ज़्यादा फैलता है। नंबर 1, अगर रुक रुक के हल्की बारिश हो रही है तो ऐसे मौसम में यह रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है या ऐसे मौसम में इस रोग के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, अगर कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है कि रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहता है, जिसके कारण ओस ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा ओस पड़ने से भी इस रोग के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हैवी सिंचाई भी इस रोग को फैलाने में मदद करती है। कहने का मतलब साफ है, ज़्यादा नमी में इस रोग का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस रोग के मैनेजमेंट के बारे में। तो किसान भाइयों, इस रोग के मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि बुवाई के लिए रोग मुक्त बीज कंदों का प्रयोग करें। खेत में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें, जिससे जल के माध्यम से बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा अगर किसी खेत में इस रोग का ज़्यादा प्रभाव है तो अगले 2 साल के लिए खेत में आलू की फसल की बुवाई बंद कर दें। यह कुछ तरीके हैं जिनसे आलू की फसल को इस रोग के अटैक से बचाया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि खेत में इस रोग का अटैक हो चुका है और पौधों पर इसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिनके प्रयोग से आप इस रोग पर प्रभावी ढंग से कंट्रोल पा सकते हो। तो जानते हैं उन केमिकल्स के बारे में। ज़्यादातर देखा गया है कि इस रोग के सिम्टम्स आलू की फसल में बुवाई के 45 से 50 दिन के बाद दिखाई देते हैं।
इसीलिए जिन क्षेत्रों में इस रोग के आने की संभावना ज़्यादा है या खेत में हल्के फुल्के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको कुछ केमिकल्स या दवाओं के नाम बताता हूं, जिनमें से आप कोई भी एक दवा इस रोग के शुरुआती चरण में प्रयोग कर सकते हो। नंबर 1 शार्प, जिसमें कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP फॉर्म में होता है। इसका 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करना है। नंबर 2 पॉलीराम, इसमें मेटीराम 70% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। इसकी 400 ग्राम प्रति एकड़ की डोज होती है। नंबर 3 एंट्राकोल, इसमें प्रोपिनेप 70% WP टेक्निकल देखने को मिलता है। आप इसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 125 से 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर फसल पर स्प्रे कर सकते हो। नंबर 4 M45, इसमें मैनकोजेब 75% WP टेक्निकल पाया जाता है। इसका भी आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो कुछ दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग इस रोग के शुरुआती चरण में करना है, लेकिन इस रोग का प्रकोप बढ़ने पर आपको कुछ अच्छे केमिकल्स का प्रयोग करना है। जैसे नंबर 1 नेटवो, इसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन 25% WG टेक्निकल पाया जाता है। इसकी 120 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। नंबर 2 मेरीबॉन, इसमें फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 2 टेक्निकल ऐसी फॉर्मुलेशन के साथ देखने को मिलते हैं। इसकी 80 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। नंबर 3 इक्वेशन प्रो, इसमें साइमोक्सानिन 22.1% प्लस फेमोक्साडोन 16.6% टेक्निकल ऐसी फॉर्म में देखने को मिलता है। इसकी 200 ml मात्रा 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर पर एकड़ के हिसाब से आप खेत में स्प्रे कर सकते हो। इस रोग की तीव्र अवस्था में आप इन तीनों दवाओं में से कोई भी एक दवा का स्प्रे करने के 12 से 15 दिन के बाद फिर से स्प्रे रिपीट कर दें, जिससे इस रोग का अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सके। तो किसान भाइयों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।